ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या करती है, फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि कितने तरह के उसके इफेक्ट थे बेटा। ठीक है, अब हम इस क्लास में न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, न्यूटन का सेकंड लॉ का कैसा बिहेवियर होता है, कौन सी एप्लीकेशंस है। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। क्लियर बेटा? तो फोर्स का जो इफेक्ट था, कौन कौन से थे बेटा फोर्स की वजह से इफेक्ट? 5 तरह के मैंने आपको बताए थे, 3 उस सैटरडे वाली क्लास में बताए थे, 2 कल और ऐड अप करवा दिए थे, है ना। कौन कौन से थे? एसडीएस एक, तो कौन कौन से थे बेटा? एस डी एस, यानी वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, एंड वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। क्लियर? फर्स्ट क्या था? वी कैन मूव द बॉडी, सेकंड वी कैन स्टॉप द बॉडी। क्लियर बेटा? थर्ड चेंज द स्पीड, फोर्थ चेंज द डायरेक्शन, फिफ्थ चेंज द शेप। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? इज इट ओके? उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया। फर्स्ट लॉ को क्या कहते थे बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। इसने क्या बोला कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और मोशन until unless we applied an external force। ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते तब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ऐसी टेंडेंसी बॉडी की कि और ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की एक जगह पे रहने की या मूव होने की, उसको बोलते थे आप इनर्शिया। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? ओके जी, तो अब हम देखेंगे इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या बोल देते हैं बेटा? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम सेकंड लॉ करने वाले हैं हम। न्यूटन का सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम नया वर्ड है, नई टर्म है, पहले इसके बारे में आपको सीखना होगा कि मोमेंटम होता क्या है। क्लियर? तो इसके बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इन अ बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये क्वांटिटी है किसकी? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज बताए किसके बारे में? मोशन के बारे में। ठीक है, और इसका सिंबल है बेटा पी। इसका सिंबल है पी। क्लियर है बेटा? सिंबल है पी। ये प्रोडक्ट है, यानी किसका प्रोडक्ट है? मास इनटू वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर बेटा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। भूलोगे तो नहीं? P इज इक्वल टू mv। भूलोगे तो नहीं बेटा? याद रहेगा? अगर मैं आपको पूछूं कि मोमेंटम क्या होता है, आपने बोल देना क्या? P इज इक्वल टू mv, where m is the mass and v is the velocity। क्लियर बेटा? और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? ये क्वांटिटी है जो मोशन के बारे में हमें बताएगी। क्लियर बेटा? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब क्या बना इसका कि जितना बड़ा मास होगा किसी बॉडी का उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। क्लियर? एक मेरे पास ट्रक है, ठीक है, एक मेरे पास साइकिल है। किसका मास ज्यादा है? ट्रक का, है ना। तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा?
ट्रक का। इज इट ओके बेटा? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ द करेक्ट बॉल एंड a tennis ball move with the same velocity, momentum of the correct ball will be more because its mass is larger than the tennis ball। ठीक है, टेनिस बॉल देखी होगी सबने, जेलो वाली, खेले हो सब उस टेनिस बॉल के साथ, ऐसी होती है, जेलो जी होती है ना, जेलो होती है बेटा। टेनिस बॉल देखी होगी सबने, जेलो कलर की होती है वो, ठीक है, बीच में से व्हाइट एक लाइन सी होती है, ये टेनिस बॉल होती है। और एक मेरे पास क्रिकेट की बॉल ले ली, क्लियर? तो किसका मास ज्यादा है? इसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी दोनों की सेम बता रहे हैं, v की वैल्यू सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? क्रिकेट बॉल का। क्लियर बेटा? एनी डाउट यहां पे? समझाया बेटा यहां तक सबको? ओके, डाउट तो नहीं यहां तक बेटा किसी को? नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर। ओके जी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या हुआ? फर्स्ट तो क्या कहते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जितना मास बढ़ेगा उतना मोमेंटम बढ़ेगा। P मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है, जितनी वेलोसिटी होगी ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर मास सेम लोगे आप, ठीक है, ये भी मैंने टेनिस बॉल ले ली और ये भी मैंने टेनिस बॉल ले ली, मास दोनों का इक्वल है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिस पे जोर ज्यादा लग गया, उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? इफ द टू क्रिकेट बॉल, दोनों क्रिकेट बॉल ले ली मैंने, मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटी, देन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी ग्रेटर विद वेलोसिटी पोजेस मोर मोमेंटम। क्लियर बेटा? एनी डाउट? फॉर्मूले से ही आया ये दोनों टर्म, P इज इक्वल टू एम वी था ना मेरे पास फॉर्मूले में, P इज इक्वल टू एम वी। तो P का मतलब क्या हुआ? ये दोनों चीज बढ़ेंगी तो ये दोनों चीज भी बढ़ेंगी। अकेला अकेला लिख दिया मैंने, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M फर्स्ट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V सेकंड, दोनों को कंबाइन करके मेरे पास बन गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV। क्लियर है जी? थर्ड पॉइंट देखो, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होगी कोई भी बॉडी, जैसे आपकी चेयर है, आपकी चेयर है जो, वो रेस्ट पे है ना, चेयर जो है वो रेस्ट पे है, तो मूव तो नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो मोमेंटम भी इसका क्या होगा? मोमेंटम भी क्या होगा? P इज इक्वल टू मास इंटू जीरो, P इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना है इसको। बट एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, तो मोमेंटम जिथे भी अपने को मोमेंटम आ गया ਉਹਦਾ मतलब की होगा बॉडी की कर रही है अपने को मूव कर रही है। क्लियर? when there is the word momentum in physics, it's meaning that the body is in moving situation, okay, or the body is moving. If there is the body in rest, then there is the no momentum, the value of momentum is zero। clear? क्लियर? जब आप हिलजुल करते हो ना, इधर से उधर जाते हो, तो मैं उसको फिजिक्स की टर्म में अगर बोलूं तो मैं उसे बोल सकता हूं क्यों मोमेंटम कर रहे हो बेटा। क्लियर? मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम जो है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी एक होती है मेरे पास स्केलर, एक होते हैं बेटा वेक्टर। स्केलर वो होते हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिनकी ओनली वैल्यू हो। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास 12 केले हैं, 12 बनानास हैं, 12 बनानास। क्लियर? मैंने आपको बता दिया 12 बनाना, तो ये स्केलर होगी मास इसका। ठीक है? अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास बाइक है, एक बाइक है जी मेरे पास, और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो ये इसका मतलब होगा वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड तो बताए ही बताएं, मैग्नीट्यूड तो बताए ही बताएं कि उसकी 25 स्पीड है जी, साथ में डायरेक्शन भी हो कि नॉर्थ से साउथ तक जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है।
क्लियर बेटा? तो मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और किलोग्राम सेम है बेटा, ठीक है जी, क्लियर? एम वी, एम का मतलब किलोग्राम एसआई यूनिट, वी का मीटर पर सेकंड। एनी डाउट बेटा किसी को भी? क्लियर है बेटा सब कुछ? ठीक है जी, थैंक यू। मेरे को ना सर की ना फोटोग्राफ ला के दे। एनी डाउट बेटा किसी को भी? क्लियर सारा कुछ? तो सीजीएस में क्या लिखोगे इसको? ग्राम, मास ग्राम में होता है, एंड वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में होती है। क्लियर है जी? हो जाएगा मोमेंटम, भूलोगे तो नहीं? मोमेंटम भूलोगे तो नहीं? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, डिपेंड करेगा ये मास के ऊपर एंड वेलोसिटी के ऊपर। है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट कितनी है जी इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और ये क्वांटिटी है किसको मेजर करेगी बेटा? मोशन को। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो देयर इज नो मोमेंटम, नो मोमेंटम। क्लियर बेटा? जितना ज्यादा मास, मोर मास, मोर मोमेंटम, मोर वेलोसिटी, मोर मोमेंटम। क्लियर बेटा? मोमेंटम में कोई डाउट हो किसी को? ऑल क्लियर? वेरी गुड बेटा। तो आगे देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ क्या था मेरे पास? लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है मेरे पास? लॉ ऑफ मोमेंटम। इसने क्या बताया कि जितनी मेरे पास फोर्स है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन है आप एज इट इज लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड take place in the direction in which force act. The rate of change of, मैंने पहले भी बताया कि जहां पे भी वर्ड आ गया फिजिक्स में रेट, उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम करना है। आपने कभी मत भूलना, जहां पे भी वर्ड रेट आ गया उसका मतलब कर देना है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ मोमेंटम बोला अब इन्होंने, मोमेंटम क्या सिंबल P, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? रेट ऑफ मोमेंटम P। डेफिनेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है ना चेंज। बॉडी मूव कर रही है, आप मूव करके आए, ठीक है, अपने गांव से, सपोज करो मैं आया, ठीक है, अचानक से आया, ठीक है, अचानक इज माय विलेज नेम, ठीक है, बुढ़लाडा में आया, ठीक है, मोमेंटम करके। पहले मेरा मोमेंटम कुछ और था, ठीक है, पहले सपोज करो मेरा था 10 kg मीटर पर सेकंड था। जब मैं पहुंचा तब मेरा मोमेंटम हो गया 20 मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10, नेट चेंज कितना आया? 10। क्लियर है? तो सेकंड लॉ ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ मेरे पास? सेकंड लॉ ने क्या बताया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब नीचे टाइम आएगा, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन समझ आ गई सबको? तो इन्हीं को फिल करूंगा मैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज का मतलब हो गया P2 माइनस P1, P2 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, जहां इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब भी क्या होता है? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T। अब P2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा?
मास तो सेम ही होगा मेरी बॉडी का, ऐसे तो है नहीं आता आता मेरा मास बढ़ गया, ठीक है, मास तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो पी का फॉर्मूला होता है mv। क्लियर है जी। तो P1 के लिए कितना होगा mv1, P2 के लिए कितना होगा mv2। तो लिख लो बस। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, mv2 या v लिख लो यहाँ पे, mv यानी फाइनल, u मतलब इनिशियल। क्लियर, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल। तो m यहां से कॉमन आ गया मेरे पास, कितना लिखूं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। क्लियर जी। अब v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी कुछ होता है कुछ, जल्दी बोलो बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू ओवर टी। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं, a पुट कर दूंगा, तो m इंटू ए, तो f इज इक्वल टू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इस डायरेक्टली साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगा दिया k ma, और k की वैल्यू मेरे पास 1 अज्यूम कर लेनी है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, f इज इक्वल टू ma। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर है बेटा, एनी डाउट किसी को, यहां तक किसी को भी डाउट हो इसमें? हमने ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ f इज इक्वल टू ma। ठीक है, दो तरह का क्वेश्चन आएगा अपन, क्लियर, वो क्वेश्चन डाल देंगे घुमा के कि प्रूफ करो f इज इक्वल टू ma। तो आपने प्रूफ करना है फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, डेफिनेशन लिख देना। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and take place into the direction of force act. So F is directly proportional to the change in momentum over time taken. तो चेंज को क्या लिख दूंगा मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा पी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी। P2 का फॉर्मूला लिख दूंगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। m कॉमन आ गया, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी कुछ होता है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इस वाले साइन को हटाने के लिए k ज्यूम कर लिया, ma k की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो f इज इक्वल टू ma। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया फाइनल। एनी डाउट बेटा किसी को, कोई भी डाउट हो किसी को? क्लियर है? एनी डाउट बेटा किसी को भी? क्लियर है सबको? आगे देखो, एक्सेलरेशन जो होगा मेरे पास produced in the body is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। अगर एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, मेरे पास सेकंड लॉ से क्या आया, F इज इक्वल टू ma। तो यहां से अगर a निकालना होगा तो F इज m, तो ऊपर वाले को डायरेक्टली लिखते हो, नीचे वाले को इनवर्सली लिखते हो। तो यहां से a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब क्या होता है इन दोनों का, अगर ऊपर वाली बढ़ेगी, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना कम वो एक्सेलरेट होगा। ये उल्टा होता है, नीचे वाली चीज उल्टी होती है, ऊपर वाली बढ़ती है। क्लियर? तो फोर्स मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है मेरे पास, न्यूटन। 1 न्यूटन कब होगी मेरे पास, F इज इक्वल टू ma। 1 न्यूटन कब होगी, जब मेरे पास 1 kg का ऑब्जेक्ट होगा एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो जा रहा होगा। क्लियर? 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स which when acting on an body of 1 mass produce an acceleration of 1 meter per second square।
क्लियर जी? एनी डाउट? इसको ज्यूम करने के लिए आपने क्या करना है, एक 100 ग्राम का कोई भी वट्टा ले लिया, वो हाथ में रख दिया, तो आपको फील होगा कि फोर्स लगा रहा है। क्लियर जी? क्लियर है बेटा? एप्लीकेशन देखो इसकी, एप्लीकेशन देखो न्यूटन के सेकंड लॉ की। ए प्लेयर फील्डर मूव्स हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ठीक है, वो फील्डर क्या करता है, कोई भी फास्ट मूविंग बॉल को कैच करने के लिए पीछे को हाथ करता है। पीछे को हाथ इसलिए करता है कि उसकी जो मोमेंटम है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मोमेंटम। ठीक है, इन स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज टू बी रिड्यूस टू जीरो। जब उसको रोक लिया तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया। When the player moves his hands backward, the time taken to stop the ball increases and hence the rate of change of momentum will be decreased. जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना मोमेंटम कम होगा। क्लियर बेटा? That is force exerted by the ball on hands is decreased. Clear? A high jumping or long jumping, ठीक है, क्या करता है वो? A high jumping or long jumping athlete provide either a cushion or a heap of sand on the ground to fall. ठीक है, उसको क्या करते हैं बेटा, नीचे जहां तो रेता बिछा देते हैं, जहां गद्दा डाल देते हैं ना उसको जंप करने के लिए। क्या? क्यों? क्योंकि वो चोट ना करे। ठीक है, वो क्या करता है, उसका टाइम इंक्रीज कर देता है और मोमेंटम उसका डिक्रीज कर देता है। क्लियर? इसी तरह जो शीशा वगैरह होता है कांच का, है ना, कांच का शीशा नहीं होता, उसको आप थर्माकोल शीट में रखते हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टाइम ज्यादा बढ़ जाए और फोर्स कम लगे उसके ऊपर। क्लियर जी? उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ था एक्शन एंड रिएक्शन, ये हम कल करेंगे। इससे पहले आपको सेकंड लॉ जो था वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बेटा सबको? जो क्लास में देता हूं वो नोटबुक पे लिख लो, लिख लिया करो, नोट्स बना देना। ठीक है, क्लास में जो भी आपको करता हूं, पहले मुझे नहीं पता सी सर कैसे करवाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके नोट्स बनाते जाना ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। क्लियर? अच्छे से ध्यान लगा के क्लास लगाया करो। ठीक है, लॉ किया आज हमने, मोमेंटम किया पहले, मोमेंटम के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ किया, उसके बाद F इज इक्वल टू एम ए की डेरिवेशन की, उसके बाद उसकी सम एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये आपने नोटबुक पे ऊपर उतार लेनी है, और जो ड्राइव करना है F इज इक्वल टू एम ए वो 3 टाइम रफ नोटबुक के ऊपर लिखना है। आपका ये आज का होमवर्क है। क्लियर है बेटा? एक बार फिर से बताऊं, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मेरे पास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा मोमेंटम। क्लियर? ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? एसआई यूनिट इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ मोमेंटम एंड इट्स डेफिनेशन इज the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force take place in the direction in which the force act. Clear? तो F is directly proportional to मेरे पास change in momentum आ गया था, F is directly proportional to change in momentum आ गया था। ये वाली डेरिवेशन जो है आपने 3 टाइम लिखनी है बेटा नोटबुक के ऊपर, 3 टाइम्स। क्लियर? बहुत सिंपल है, डेफिनेशन लिखनी है, 3 टाइम याद होनी चाहिए, तो डेफिनेशन से ये आगे बन गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, P डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv फाइनल माइनस mu इनिशियल डिवाइडेड बाय t। क्लियर? और इसको लिख सकते हूं डेल्टा P बाय टी, और इसको लिख सकता हूं P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद ये आ गया
m कॉमन आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t। v माइनस u बाई टी कुछ होता है, दैट इज a एक्सेलरेशन, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में। ये वाला साइन हटाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया, m में k की वैल्यू 1 अज्यूम कर लेनी है, तो f इज इक्वल टू m में। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। क्लियर बेटा, क्लियर है?